Jai Shri Krishna to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will start a topic passing the necessary journal entries on re-evaluation of assets and liabilities. So re-evaluation, as the name suggests, re-evaluate, valuation of assets and liabilities again. And again here means when a new partner comes into the business, we have to evaluate the assets and liabilities again. So जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो उसके आने से पहले जस्ट उसके एंट्रेंस पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें लायबिलिटीज एंड असेट्स को दोबारा से रीवैल्यूएट कर चेक करना होता है वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, या कोई असेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या कोई ऐसा असेट था जो अनरिकॉर्डेड था, हमने नहीं डाला हुआ था, वी रिकॉर्ड इट इनटू द रीवैल्यूएशन अकाउंट. कोई लायबिलिटी थी जो हमने नहीं डाली हुई थी, वो हम उसको उसके अंदर डालते हैं. सो आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वी असरटेन दैट देयर विल बी अ प्रॉफिट और अ लॉस, एंड दिस प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है, सो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है उस समय पर हमें क्या करना होता है, हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूएट करने की जरूरत होती है. और उस रीवैल्यूएशन की वजह से यदि कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है तो वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. क्योंकि वो प्रॉफिट किसका है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का है, क्योंकि नए पार्टनर को तो उसमें कोई लेना देना नहीं है. सो दैट प्रॉफिट और लॉस will be distributed among the old partners in their old ratio. Okay, so let's start the topic. And re-evaluation account जो है, its nature is of nominal account. ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो nominal account की तरह होता है. And what is the rule of nominal account? We know the 3 golden rules. आप लोग को याद होगा जो हमने 11th में पढ़े थे. 3 गोल्डन रूल्स है हमारे. एक था हमारा कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. एक था हमारा रियल अकाउंट, और एक था हमारा नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट वाला नेचर होता है किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट का. और इसका रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस are to be debited and all gains and incomes are to be, ठीक है, are to be credited. ठीक है, ये रूल होता था हमारा नॉमिनल अकाउंट का. और इसी रूल के बेसिस पर आपका एक अकाउंट होता था. कौन सा अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस रीवैल्यूएशन का नाम भी है. रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. किस नाम से जाना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, इसका मैं रूल बता देती हूँ, देयर इज नो नीड. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता था, debit the receiver and credit the giver. and real account का क्या रूल होता था, debit what comes in, credit what goes out. ठीक है, सो ये तो हमारे रूल्स है. बट अभी इन दोनों का हमारा कोई यूज नहीं है यहाँ पर. वी यूज दिस नॉमिनल अकाउंट इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, बिकॉज रियल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. हियर वी डेबिटेड द ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल गेन्स एंड इनकम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, particulars amount, ठीक है,
एंड ऊपर मेंशन करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट एज यू नो. ठीक है. नाउ we know revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. So all losses और we say कि expenses को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. So अगर कोई asset decrease होता है, अगर कोई asset decrease होता है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है. कम हो रही है मतलब it's a loss for a company so or a firm. So to decrease in assets. ठीक है. लेकिन अगर कोई एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, बाय इंक्रीज इन एसेट्स. ओके. और कोई भी लायबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा. सो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी. ओके. और बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी. कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, प्रॉफिट. ठीक है. अगेन कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर मिलती है तो उसको क्या करोगे, डेबिट करेंगे. ठीक है. कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होता है आपके पास, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे. बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है. नया अनरिकॉर्डेड कोई एसेट हमें मिलता है तो क्या करेंगे, उसकी वजह से प्रॉफिट होगा. कोई लायबिलिटी कम होती है तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट होगा. ठीक है. इस तरफ एसेट्स कम हो गए, लॉस हो गया. लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस हो गया. अनरिकॉर्ड लायबिलिटी मिल गई, लॉस हो गया. ओके. सो वी नो किस तरीके से बैलेंस करते हैं अकाउंट को. ठीक है. अगर इस तरफ अगर आपका बैलेंस गिरता है तो क्या बोलते हैं उसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. इस तरफ अगर बैलेंस गिरता है तो क्या करते हैं, बाय लॉस transferred to old partners capital account. कौन से रेशो में बढ़ता है, हमेशा ओल्ड रेशो में. ठीक है. क्योंकि प्रॉफिट और लॉस है और किसका है, ये ओल्ड पार्टनर्स का है. सो इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो. ओके. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू मेक revaluation account. So let's start with the journal entries. Now the first entry is machinery be reduced by 16,000 and building be appreciated by 40,000. मशीनरी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है. रिड्यूस हो रही है मतलब लॉस हो रहा है. मशीनरी इज एन एसेट, एसेट कम होते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है. ठीक है. एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40,000. बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है. एप्रिशिएट हो रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है फर्म को. सो अगर प्रॉफिट होता है तो कहां जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है. ठीक है. सो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, मशीनरी रिड्यूस हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है. कितना अमाउंट था, 16,000. Okay, and we know the narration. Being machinery reduced by rupees 16,000. So second adjustment इसके अंदर क्या करेंगे, आपको बिल्डिंग भी appreciated by 40,000. बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई मतलब प्रॉफिट हो गया. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा. सो एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. कितने से बढ़ा बिल्डिंग का अमाउंट, 40,000 से अप्रिशिएट हो गई. सो 40,000. Narration will be being building appreciated by rupees 40,000. Okay. So
दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या दे रखी है, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटेड टू ₹80,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, दैट इज 5% ऑन डेटर्स अमाउंटेड टू ₹80,000। डेटर्स कितने के, 80,000 के, और 80,000 का 5% क्रिएट करना है। ठीक है, सो इससे पहले इस कंसेप्ट को जानना जरूरी है कि कंसेप्ट क्या क्या कह रहा है। आप लोगों को याद होगा कि हमने 11th में एक टॉपिक किया था जिसमें आप प्रोविजन क्रिएट करते थे, न्यू बैड डेट्स आपको गिवन होता था, जिसका फॉर्मेट क्या होता था P&L अकाउंट के अंदर। दिस इज योर डेबिट साइड। ठीक है, आप लोग क्या करते थे, यहां लिखते थे टू ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन। ठीक है, एंड लेस ओल्ड प्रोविजन। या इस प्रोविजन को लेस ना करने की बजाय हम क्या करते थे, उसे क्रेडिट साइड लिख देते थे। सो दिस इज योर फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट इज अगेन यूज्ड इन दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हम यूज करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ओल्ड बैड डेट्स कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, न्यू बैड डेट्स आपको कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, एंड न्यू प्रोविजन आपको निकालना है। न्यू प्रोविजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, न्यू प्रोविजन ठीक है, फॉर्मूला इज डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स। ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट होता था, ये हमारा फॉर्मूला था हमारा न्यू प्रोविजन का, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स इनटू रेट ओवर 100। ठीक है, सो अगर आपके न्यू बैड डेट्स कुछ भी नहीं है, लीव दिस। ठीक है, प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कैसे निकालेंगे, 80,000 का डायरेक्टली 5%। सो 80,000 का डायरेक्टली 5%, दैट इज 4,000। ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है, लीव दिस। ठीक है, अब यही एडजस्टमेंट कहां जाने वाली है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगी। ये तो मैंने आपको खाली एक फॉर्मेट बताया कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, न्यू बैड डेट्स भी गिवन होंगे, ओल्ड बैड डेट्स भी हो सकता है दे रखे हो, और आपको ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा हो। देन इन दैट केस you will use this format. Okay, so B point is a provision be created for doubtful debts at the rate 5% of debtors amounted to ₹80,000. So आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के, क्योंकि प्रोविजन की वजह से क्या हो रहा है, डेटर्स कम हो रहे हैं, न्यू प्रोविजन इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस, इज अ लॉस फॉर अ फर्म, सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, सो 80,000 का डायरेक्टली 5%, क्योंकि यहाँ पर हमारे न्यू बेड डेट्स कुछ भी नहीं है, अदरवाइज वी विल डिडक्ट दैट अमाउंट, न्यू बेड डेट्स अमाउंट। ठीक है, सो 80,000 का डायरेक्टली 5% इज 85, 8 5 are 40, so 4,000 and 4,000. ठीक है, so narration will be being provision created on debtors at the rate 5%. That is your narration. ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय 12,000. ठीक है, वारंटी क्लेम्स के लिए प्रोविजन रखा गया है. प्रोविजन इज व्हाट? प्रोविजन इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. प्रोविजन इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. ठीक है, सो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है? 12,000 से इंक्रीज हो रहा है. लायबिलिटीज बढ़ती है तो कहां आती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड. इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय प्रोविजन फॉर क्लेम्स. सो द थर्ड एंट्री विल बी, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर क्लेम्स। कितने से बढ़ी थी लायबिलिटी हमारी? 12,000 से। सो 12,000 नारेशन आप लोगों को लिखना आता ही है, ठीक है। बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज बाय ₹12,000, जो दे रखा है डायरेक्टली डाल दो, ठीक है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000। असेट है इन्वेस्टमेंट, असेट बढ़ता है तो क्या कहां जाता है? बोलो, असेट्स हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स से कहां जाते हैं? बढ़ते हैं तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 20,000। सो 20,000 एंड 20,000, ठीक है। उसके बाद नारेशन पता ही है, बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000 नाउ रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स फॉर ₹5,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पाई गई, फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। सो अगर लायबिलिटी है, लॉस हुआ तो कहां पर आएगा? ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। कितना अमाउंट है? 5,000। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ 6 point is an item of ₹1,600 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be returned back, ठीक है। 1,600 रुपए का एक अमाउंट था, एक आइटम था जिसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल दिया गया था एंड इट इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, उसे क्लेम नहीं करना है एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक, और उसको क्या करना पड़ेगा? उसे वापस क्रेडिटर्स में से हटाना पड़ेगा। सो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? कम, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम होती है तो कहां आता है? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो कहां पर आएगा? प्रॉफिट हुआ तो कहां पर आएगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या कर आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹1,600 because it is not likely to be claimed and it is wrongly included in the creditors. That's why we are writing off, or we can say return back we are, ठीक है। So this is the 6th point. Now 7th point क्या दे रखा है? स्टॉक बुक वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। स्टॉक जिसका बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए था इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%, उसको 40% तक घटा दिया गया। 40% से घटा दिया गया, से बाय मतलब से, ठीक है। 40% से घटा दिया गया मतलब 1,00,000 का 40% कितना होता है? 40,000, 40,000। सो असेट कम होते तो कहां आते हैं? कहां पर आते हैं? ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। सो 1,00,000 का 40% सीधा सीधा कितना हो गया? 40,000 और 40,000 बिकॉज इट इज रिटर्न इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%, 40% से घटा दिया गया, ठीक है। सो दैट्स वाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। इसी का एक और पार्ट आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है? फर्नीचर बुक वैल्यू ₹60,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। क्या कह रहे हैं? फर्नीचर बुक वैल्यू 60,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू
40%, 40% तक घटा दिया गया। मतलब अगर असेट की वैल्यू 60,000 थी तो 60,000 का 40% कितना होता है? 24,000। मतलब आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो गई है। इसका मतलब जो डिक्रीज हुआ दैट इज 36,000। ओके, सो 60,000 से 24,000 तक कम हो गई है, मतलब 24,000 तक हो गई है। इसका मतलब जो 36,000 रुपए हैं वो कंपनी के लिए, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। और अगर वो लॉस हो गया तो कहां पर आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप चाहें तो इसको मर्ज करके भी एंट्री डाल सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट आया था? 36,000 एंड 36,000। ठीक है, क्लियर है? नरेशन लिख लेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ 8th point is debtors and provision for doubtful debts appeared at rupees 50,000 and 5,000 respectively. All debtors are good now. Means आपको बैलेंस शीट के अंदर, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, इट मीन्स बिफोर एंटरिंग द न्यू पार्टनर इनटू द फर्म, आपको बैलेंस शीट में गिवन है डेटर्स कितने के? 50,000 के, एंड लेस कर रखा है प्रोविजन। आपको ओल्ड प्रोविजन गिवन है दैट इज रुपीज 5,000। इट मीन्स बैलेंस शीट में 45,000 रुपीज डाले हुए उन्होंने। ठीक है, बट नाउ इन एडजस्टमेंट ऑल डेटर्स आर गुड नाउ। मतलब गुड नाउ हियर मीन्स कि सभी डेटर्स हमें इजीली अमाउंट दे देंगे। ये जो हमने प्रोविजन रखा हुआ था नाउ अभी क्या हो गया? खत्म हो गया। मीन्स लायबिलिटी, प्रोविजन इज व्हाट? प्रोविजन इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? रिवेल अकाउंट प्रॉफिट हो जाएगा। तो रिवेल अकाउंट बढ़ेगा, कहां पर आएगा? प्रोविजन फॉर, एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? ये जो 5,000 का प्रोविजन था, अब ये 5,000 का प्रोविजन खत्म हो गया। ठीक है, और लायबिलिटी कम होती है तो कहां आती है? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट? सो दिस इज द एंट्री। सो 9th point is इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट 80,000। ठीक है, बैलेंस शीट में कितना इन्वेस्टमेंट गिवन है? 80,000। Half of the investments to be taken over by X and Z in their profit sharing ratio, that is 3:2 at book value, and remaining investments were valued at rupees 50,000. ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट था? पॉइंट इज 9th। ठीक है, इन्वेस्टमेंट था 80,000 का इन द बुक्स, मतलब बैलेंस शीट में असेट साइड में रखा था आपको कितने का? 80,000 का। ठीक है, इसका हाफ इन्वेस्टमेंट किसने उठा लिया? एक्स एंड जेड ने उठाया। इट मीन्स 40,000 का इन्वेस्टमेंट जो था वो एक्स और जेड ने उठा लिया इन दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड दिस रिमेनिंग 40,000 वैल्यूड एट रुपीज नाउ 50,000। इस 40,000 की वैल्यू कितनी हो गई? 50,000 हो गई। मतलब 40,000 से 50,000 हो गया, मतलब 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट होता तो कहां आता है? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब 10,000 का ये जो प्रॉफिट हुआ ये कहां आ जाएगा? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो 40,000 है ये किसके बीच में बटेगा? एक्स एंड जेड के बीच में बटेगा। दे टेक ओवर दिस असेट, और जब भी असेट टेक ओवर करते हैं मतलब कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। और कैपिटल जब कम होती है तो कहां आती है? क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू क्या कर कर आएगा, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। क्या टेक ओवर किया इन्होंने, असेट टेक ओवर करी जिसका नाम था क्या, इन्वेस्टमेंट। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी जो टेक ओवर करी किसने, एक्स एंड जेड ने, इन द रेशो, विच रेशो, इन 3:2। सो 3/5 एंड 2/5 ऑफ 40,000। 8 3 24,000 का इन्वेस्टमेंट इसने टेक ओवर किया एंड 16,000 का इन्वेस्टमेंट इसने टेक ओवर किया। क्लियर है, ठीक है। एंड आधा जो इन्वेस्टमेंट था वो प्रॉफिट हो गया उसका, उसके ऊपर 40,000 की इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की रिवैल्यूएशन हुई है उसकी। सो 10,000 इज द प्रॉफिट। तो कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितने से, 10,000 एंड 10,000। क्लियर है, ओके। सो दिस इज योर 9 पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द 10 पॉइंट। नाउ 10th point is debtors and provision for doubtful debts appeared at ₹76,000 and 8,000 respectively. 10 point, बैलेंस शीट में आपको क्या दे रखे हैं, आपको असेट्स दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं। कितने के डेटर्स दिए हुए हैं, 76,000 के असेट्स दे रखे हैं। ठीक है, एंड लेस क्या किया, उसमें से प्रोविजन लेस किया हुआ है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको गिवन है। इट मीन्स इट्स अ ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, कितने का प्रोविजन दे रखा है, 8,000 का। सो 76 माइनस 8 इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। इट मीन्स द न्यू बेड डेट्स वर्थ रुपीज कितना, 6,000। कितने के न्यू बेड डेट्स हैं, न्यू बेड डेट्स कितने के, 6,000 के न्यू बेड डेट्स। दिस इज योर एडजस्टमेंट। ठीक है, कितने के दे रखे हैं, 6,000। ओके, एंड a provision of 5% is to be created on sundry creditors for doubtful debts। और 5% आपने क्या करना है, न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। और न्यू प्रोविजन क्रिएट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया P&L में जैसे आप फॉर्मेट लिखते थे उसी तरीके से यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, टू ओल्ड बेड डेट्स, इफ इट इज गिवन, नहीं दे रखा देन लीव, और वी कैन मार्क दिस नेल अमाउंट, है ना। ऐड क्या करते हैं इसमें, न्यू बेड डेट्स। ठीक है, न्यू बेड डेट्स कितने के हैं, न्यू बेड डेट्स कितने के दे रखे हैं आपको, 6,000। ठीक है, ऐड क्या करते हैं इसमें, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, डेटर्स माइनस न्यू बेड डेट्स इनटू रेट। सो डेटर्स थे कितने के, 76,000 के, न्यू बेड डेट्स कितने के हैं, 6,000 के। सो 76,000 माइनस 6,000, 70,000। 70,000 का कितना परसेंट है रेट, रेट इज गिवन 5%। सो न्यू प्रोविजन कितना आ गया, 70,000 का 5%, 70,000 का 10%, 7,000, 5% कितना होगा, 3,500, हाफ कर दिया। ठीक है, 3,500 एंड लेस क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन। लेस क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना दे रखा है, 8,000। ये आपको बैलेंस शीट में गिवन था। ठीक है, सो 6,000 प्लस 3,500, 9,500, 9,500 माइनस 8,000, 1,500। Now this 1,500 will be posted to your revaluation account. It is quite simple. बहुत सारे मेथड्स होंगे आपको मिलेंगे, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वन। आपने 11th में भी यूज किया हुआ है, नाउ यू विल यूज इन 12th टू, और आपको इतना इजी लगेगा इस फॉर्मेट से करने के बाद में। ठीक है, नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे किसको किस में से एडजस्ट करवाना था, कुछ याद नहीं रहेगा।
So this is the simplest method. Just put the format. Old by dates, add new by dates, add new provision, less old provision. ठीक है. Old by dates दे रखे हैं, ठीक है, नहीं दे रखे लीव. न्यू by dates गिवन है, हाँ जी गिवन है. एडजस्टमेंट में गिवन है 6000 डाल दिया आपने. न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं? डेटर्स माइनस न्यू by dates. डेटर्स माइनस न्यू by dates, दैट इज 6000. और जितने का भी आपको रेट दे रखा है, डायरेक्टली यू जस्ट पुट द रेट, मल्टीप्लाई किया, आपका न्यू प्रोविजन आ गया. देन क्या लेस करते हैं? लेस ओल्ड प्रोविजन. ठीक है. ओल्ड प्रोविजन कितना है? गिवन था क्वेश्चन में, आपको बैलेंस शीट में गिवन था कितना? 8000 का. ये आपने 8000 का यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन डाल दिया. नेट अमाउंट इज 1500. 6000 प्लस 3500, 9500 हो गया. 9500 में से 8000 गए, 1500 विल बी पोस्टेड टू योर रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्वाइट सिंपल. ठीक है. नाउ just post this amount into the revaluation account. एंट्री क्या हो जाएगा? revaluation account डेबिट. ठीक है. एक मिनट. एंट्री क्या होगा? revaluation account डेबिट to provision for doubtful debts, that is 1500. Got it? So this is the 10th point. Now move on to the next point, 11th point. Okay. 11th point is creditors were returned back rupees 5000. Creditors were returned back. लायबिलिटी कम हो रही है, रिटर्न बैक. सो लायबिलिटी कम होते तो क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है. ठीक है. सो प्रॉफिट हो गया तो क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके. कितने से? 5000 रुपीज से. 5000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. ओके. सो now move on to the next point. Now 12th point is stock is found overvalued by 4000. क्या कहा है? Stock is found overvalued by 4000. Overvalued. बच्चे वर्ड सुनते हैं overvalued, रीड करते हैं overvalued, और overvalued करते क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देते हैं. ठीक है. लेकिन इट इज टोटली रॉन्ग. ध्यान से पढ़िए. स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4000. स्टॉक पाया गया, ज्यादा वैल्यू से पाया गया, मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको करेक्ट करेंगे तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है. सो 12 पॉइंट है कितने से? 4000 से. मतलब कंपनी के लिए क्या है? ये लॉस है क्योंकि हमने गलती से उसे ओवर वैल्यूड किया गया था. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितने से? 4000 and 4000. Clear है? Okay. So now move on to the 13th point. Creditors were unrecorded to the extent of rupees 1000. Unrecorded, चाहे डायरेक्ट बोल दे कि भैया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये है, या अभी क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड. कुछ ऐसे क्रेडिटर्स थे जो अनरिकॉर्डेड थे टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 1000. इट मीन्स न्यू क्रेडिटर्स आर देयर, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आर देयर. सो 13th पॉइंट इज लायबिलिटी बढ़ रही है. लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है. सो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है. कितने से? 1000 से. सो 1000 एंड 1000. ओके. डन. समझ में आ रहा है सभी को? ओके. नाउ मूव ऑन टू द 14th पॉइंट. 14th पॉइंट इज लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाय 26,000. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया? अंडर वैल्यूड हो गया. अंडर वैल्यूड मतलब इट इज फाउंड अंडर वैल्यूड. वैल्यू थी ज्यादा
लेकिन क्या किया गया, उसे अंडर वैल्यू किया गया, कम डाल दिया गया. नाउ इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. और अगर प्रॉफिट होता है तो कहां पर आता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. सो एंट्री विल बी 14 पॉइंट. अंडर वैल्यूड प्रॉफिट हो गया फॉर्म के लिए. क्या नाम था, लैंड एंड बिल्डिंग. सो एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. सो कितना आएगा, 26,000 एंड 26,000. ओके. नाउ 15th point is unaccounted accrued income of rupees 2,400 to be provided for. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जानना जरूरी है एक्रूड इनकम होती क्या है. 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग. क्या होती है एक्रूड इनकम. एक्रूड फॉर विच यू हैव रेंडर योर सर्विसेज बट द इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन कैश. ठीक है. आपने उस पर्टिकुलर कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है. यू हैवंट रिसीव्ड द इनकम येट. सो दैट इनकम इज कॉल्ड द एक्रूड इनकम. सो इट मीन्स इट इज योर असेट. क्या होता है, ये आपका असेट होता है, एक्रूड इनकम. ओके. सो दिस एक्रूड इनकम विल बी क्रेडिटेड द रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. सो एंट्री क्या हो जाएगा, accrued income account debit to revaluation account. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा. accrued income क्या होता है, जब आपने किसी सर्विस को दे दिया, मतलब यू हैव रेंडर द सर्विस बट यू हैवंट रिसीव द इनकम इन अगेंस्ट ऑफ इट. ठीक है. उसके बदले में अभी तक आपने उसके बदले में अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया है. That income is called accrued income. ठीक है. Okay. Now 16th point is a debtor whose dues of rupees 4,800 were written off as bad debts paid 50% in full settlement. एक डेटर था जिससे हमें कितने लेने थे, 4,800 रुपए लेने थे, 4,800 रुपीज लेने थे, जिसको हमने बैड डेट्स भी डाल दिया था. ठीक है, कि अभी हमें पैसा नहीं मिलने वाला, बट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट. लेकिन उसने क्या किया, 50% हमें दे दिया. जो चीज पहले बैड डेट हो जाती है तो उसे हम कहाँ डालते हैं, ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. लेकिन अभी क्या हो रहा है, उससे हमें 50% रिसीव हो रहा है. रिसीव हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट हो रहा है मतलब रीवैल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ओके. ठीक है. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. कैश बढ़ जाएगा. ठीक है. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. और रीवैल अकाउंट में जैसे लिखेंगे कैश अकाउंट, साइड में डैश डालकर लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. और नरेशन में तो आपको पता ही है, बीइंग 4,800 ड्यू, नाउ रिकवर्ड 50% इन अ पैसा. सो दिस इज योर नरेशन. ओके. सो कैश अकाउंट डेबिट टू revaluation account. This is your 16th entry. Okay. Now 17th point, outstanding rent amounted to rupees 4,800. ठीक है. Outstanding rent, we know what is outstanding rent, the rent which is due. ठीक है. जो अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है, एंड जिसको अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है वो क्या होता है आपका, इट्स योर लायबिलिटी. ठीक है. इट्स योर लायबिलिटी. और लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब लॉस हो रहा है. लॉस हो रहा है तो कहां पर आएगा, पता है सभी को, कहां पर आएगा, ऑन द डेबिट साइड. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. ठीक है. कितना अमाउंट था, 4,800.
ओके, नाउ 18th पॉइंट इज, क्या 18 पॉइंट दे रखा है? आउट ऑफ द क्रेडिटर्स अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी. नाउ he has become a new partner, so it will be adjusted as his capital. Out of the creditors में से एक सम था 10,000 रुपीज का which is due to D, और D अब क्या बन गया? He is coming as a partner now. ठीक है, so it will be adjusted as his capital. क्रेडिटर्स कम हो गए, ठीक है, लेकिन वो क्रेडिटर्स कम नहीं हुए, इन एक्चुअल कम नहीं हुए, दे ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटल, मतलब कन्वर्ट किए गए. क्रेडिटर्स को कन्वर्जन किया गया किसमें? इनटू कैपिटल. लायबिलिटी कम जरूर हुई है, लेकिन किसमें कन्वर्ट हो गई है? इनटू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो रिवेल में तो नहीं आएगा, लायबिलिटी एग्जैक्टली कम नहीं हो रही है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द कैपिटल. सो एंट्री विल बी, क्या होगी एंट्री? बोलो. लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. सो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. ठीक है, लायबिलिटी कम हो गई और क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ गई. किसकी कैपिटल थी? डी. डी कौन है? पार्टनर, नया पार्टनर. ओके, सो टू डीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कितने से? 10,000 और 10,000. बैलेंस शीट में तो इम्पैक्ट सभी जानते हैं. अगर मैं किसी असेट को रिवेल के डेबिट साइड डाल रही हूँ, असेट को रिवेल के डेबिट साइड डाल रही हूँ, मतलब असेट कम हो रहे हैं यानी कि बैलेंस शीट में भी कम हो जाएंगे. ठीक है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स यहाँ पर डेबिट हुआ मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए मतलब लायबिलिटी में कम हो जाएंगे. कैपिटल है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है मतलब कैपिटल बढ़ रही है मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा. क्लियर हो रहा है? सो दिस इज योर 18th पॉइंट. गॉट इट? क्लियर हो गया? लायबिलिटी कम हो जाएगी मतलब बैलेंस शीट में अमाउंट कम हो जाएगा और कैपिटल में बढ़ जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद 19th पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. 19th पॉइंट, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर जनरल रिजर्व. मतलब बेसिकली जितने भी आपके बैलेंस शीट में से पॉइंट्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, गुडविल गिवन है, मतलब बहुत सारे आइटम्स जो कि आपको किसमें डालते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. उस पर हम वीडियो बनाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ 19th पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. 1200 रुपए के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे जिन्हें कैरी फॉरवर्ड किया गया एज प्रीपेड. आउटस्टैंडिंग रेंट था, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्या हुई थी? बढ़ गई थी. अभी क्या हो रहे हैं? क्या बढ़ रहे हैं? असेट्स बढ़ रहे हैं. असेट्स बढ़ते हैं, आप लोगों को पता है कहां पर डालते हैं? कहां पर डालते हैं बोलो? ऑन द, यस करेक्ट, क्रेडिट साइड. सो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, कितना अमाउंट था? 1200 और 1200. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो लास्ट पॉइंट इज expenses debited in the P&L account includes a sum of ₹2,000 paid for B's personal expenses. क्या कह रहे हैं? एक्सपेंसेस थे जो हमने डेबिट कर दिए थे किसमें? P&L अकाउंट में. ठीक है, P&L अकाउंट में क्या किए थे? डेबिट किए थे, लेकिन वो जो 2,000 रुपीज थे वो किस लिए थे? वो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे. क्या होते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस? बोलो, क्या होते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस? हाँ जी, ड्राइंग्स होते हैं. क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं पर्सनल एक्सपेंसेस. सो क्या P&L अकाउंट के अंदर ड्राइंग्स आती हैं? नो. कहां पर आती हैं? बैलेंस शीट में. वेरी गुड. कैपिटल में से लेस हो जाती हैं. क्या होती हैं? कैपिटल में से लेस हो जाती हैं. ठीक है,
और लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने P&L अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। करेक्ट किया? नो। कहाँ डालेंगे? जब हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड डाला होगा उस एक्सपेंस को, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। अब उसको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो अभी गलती से डेबिट किया था, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? सो एंट्री विल बी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? कितना अमाउंट है? 2000 and 2000. The narration will be same which is given in your question. जो भी लिखा हुआ है आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं। So being expenses debited in the P&L account now rectified. ठीक है? Being expenses debited in the P&L account for B's personal expenses now rectified. Okay? So these are the 20 points which are very much important for preparing your finally पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है? तो अगर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर अच्छे से बन जाता है तो आपको हेल्पफुल हो जाता है बहुत ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अगर प्रॉफिट गलत आया रीवेल में तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत आएगा तो आपकी अगर एडजस्टमेंट दे रखी है तो उसकी वजह से वो बैलेंस शीट ही गलत हो जाएंगे, और अगर वो गलत हो जाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट भी ऑब्वियसली गलत हो जाएगी। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? सो ये अगर पॉइंट्स अगर आप अच्छे से रिव्यू कर लेंगे एग्जाम टाइम में, अभी भी हम मेरे साथ साथ करते चलेंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन योर एग्जाम्स। ठीक है? सो और भी कुछ है, 10-5 पॉइंट्स है, 5-10 पॉइंट्स है टोटल, तो वो भी हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसके अंदर करते चलेंगे। ठीक है? सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon so that you get notifications of my upcoming videos. Thanks. Have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.